अब हम करने लगे हैं रेस्पिरेटरी पीडियाट्रिक्स। ठीक है, वैसे मैं इसको मेन नोट से ही कर रही हूँ बिकॉज आई हैव प्रीवियसली डन इट फ्रॉम द मेन नोट, तो लेट इट बी, इससे ही कर लेते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा बट इट्स ओके। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एयरवे की मैलफॉर्मेशंस क्या होती हैं। अगर हम पीड्स की बात करें, सबसे पहले कंजेनिटल की बात करेंगे तो क्या हो सकता है, लेरिंगोमलेशिया। ठीक है, लेरिंगोमलेशिया क्या होता है, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल मैलफॉर्मेशन ऑफ द लंग। ठीक है, और मतलब बच्चों में क्रॉनिक स्ट्राइडर अगर रहे, उसका भी मोस्ट कॉमन कॉज है, मोस्ट कॉमन चीफ कॉज ऑफ क्रॉनिक स्ट्राइडर इन्फेंसी, क्योंकि कंजेनिटल है। मलेशिया क्या होता है, मलेशिया मीन्स सॉफ्टनेस या फिर लैक्सिटी या फिर फ्लॉपीनेस। तो मतलब जो लैरिंग्स है वैसे फ्लॉपी हो गया। लैरिंग्स का कौन सा वाला पार्ट, सुप्राग्लॉटिक पार्ट, ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, मतलब एपिग्लॉटिक, एरिटेनॉइड फोल्ड, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड सॉरी, और एरिटेनॉइड्स। ठीक है, एपिग्लॉटिक, एरिटेनॉइड, अरे यार, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, अब वो लैग्स हो गया, ये हो गया, तो स्ट्राइडर होगा। ठीक है, और क्योंकि सुपराग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स अफेक्ट हुए हैं इसमें, तो कौन सा स्ट्राइडर होगा, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर। ठीक है, इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर दैट इज साइन ऑफ अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है ये। इसमें पैथोलॉजी क्या है, क्योंकि स्ट्रक्चर्स फ्लॉपी होंगे तो फिर वो ग्लॉटिक ओपनिंग के ऊपर बार बार ऐसे फॉल करते रहते हैं। ऑनसेट क्योंकि कंजेनिटल है, सून आफ्टर द बर्थ होगा, या फिर यू कैन से विद इन 2 वीक्स आफ्टर द बर्थ हो जाता है। लेकिन मेन इसमें अच्छी बात क्या है कि ये अपने आप ठीक हो जाता है, तो इसका हमने बस रीअश्योर करना है। सो ये बेसिकली अराउंड मैक्स टू मैक्स 18 मंथ्स ऑफ एज तक ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि ये इंटरमिटेंट होता है, दैट इज़ व्हेन द बेबी इज़ क्राइंग, एजिटेटेड और फीडिंग के बाद, इस सब में होता है। मतलब जब बच्चा एजिटेटेड या क्राइंग आफ्टर फीडिंग इसमें स्ट्राइडर आएगा। और इसमें पोस्चरल वेरिएशन होती है, मतलब कि स्ट्राइडर और ये सब जो फीचर्स हैं ये कब प्रेजेंट होंगे, जब बच्चा सुपाइन लेटा हुआ है। जब उसको प्रोन पोजीशन में कर देते हो तो फिर फीचर्स आर एब्सेंट। ठीक है, सुपाइन में होता है। सुप्राग्लॉटिक स्ट्रक्चर्स अफेक्टेड है, सुपाइन में हो रहा है, प्रोन में नहीं हो रहा है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, दैट इज इंक्रीज व्हेन द चाइल्ड इज इन सुपाइन और क्राइंग, बट डिक्रीजिंग जबकि वो प्रोन में होता है। उसके बाद ये बिनाइन होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है। अब एक और जो चीज़ इसमें याद रखनी है कि इसकी जो हम डायग्नोसिस करेंगे, अगर हम इसकी लेरिंगोस्कोपी करके देखते हैं या फिर फ्लेक्सिबल एंडोस्कोपी करके देखते हैं, तो हमें इसमें क्या दिखता है, ओमेगा शेप्ड एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिक फोल्ड शॉर्ट होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कोलैप्स हुआ होता है एयरवे, जो इंस्पिरेशन के साथ थोड़ा सा कोलैप्स होता है। ठीक है, सो दैट इज मेन चीज़ क्या है इसमें, ओमेगा शेप्ड एपिग्लॉटिस। ट्रीटमेंट क्या है इसका, रीअश्योरेंस कि भाई से 1 साल तक जब आपका बच्चा होगा अप्रोक्सीमेटली, तब तक ठीक हो जाएगा, अराउंड 12 मंथ्स 18 मंथ्स जो भी है। इसको हम एक और कंजेनिटल नॉर्मली होती है, दैट इज कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस। उससे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि जो सब, अब कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टेनोसिस में सबग्लॉटिक पार्ट अफेक्ट होता है। ठीक है, इसमें सुप्राग्लॉटिक पार्ट अफेक्ट होता है, तो उसमें पोजिशनल वेरिएशन नहीं होती। जैसे हम इसमें कह रहे हैं ना, सुपाइन में हो रहा है, प्रोन में नहीं हो रहा, उसमें ऐसा नहीं होता। और दूसरा स्ट्राइडर, इसमें तो ऊपर वाले पार्ट की वजह से इंस्पिरेटरी था, उसमें क्योंकि नीचे वाला पार्ट भी इन्वॉल्व हो गया, तो फिर बायफेजिक स्ट्राइडर होगा, इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी बोथ। और एक और चीज़ है कि इसमें मफल्ड क्राई होती है, उसमें नॉर्मल क्राई होगी। ठीक है, इसमें मफल्ड क्राई होती है। दिस इज लैरिंगोमलेशिया। नेक्स्ट क्या है, कंजेंटल लोबार एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में पता है मतलब इसमें होता क्या है कि कार्टिलेजिनस ब्रोंकियल डिस्प्लेजिया हो जाएगा, तो कंप्लायंस ख़राब हो जाती है एम्फाइसीमा में। ठीक है, कंप्लीट कोलैप्स, मतलब बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होगी तो कंप्लीट कोलैप्स ऑफ ब्रोंक, एक्सपीरेशन के टाइम पे वो नियरली कोलैप्स ही कर जाते हैं। और बहुत बॉल वेल्व इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से भी एयर बाहर नहीं जा पाती। ठीक है, एयर ट्रैपिंग हो जाती है। सो हाइपर इन्फ्लेशन या फिर एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा में पता ना कि हाइपर इन्फ्लेशन होती है एयर ट्रैपिंग की वजह से। इसमें मोस्ट कॉमन साइड्स इफेक्टेड कौन सी होंगी, लेफ्ट साइड का अपर लोब। ठीक है, लेफ्ट साइड का अपर लोब इज मोस्ट कॉमन, देन राइट साइड का मिडल लोब। अफेक्ट ऑन सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि अब वो लंग का लोब जो है डिस्टेंडेड होता है, तो या तो वो अदर लोब्स को कंप्रेस कर देता है। ठीक है, तो एटेलेक्टेसिस हो जाता है, इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन। ठीक है, एटेलेक्टेसिस मतलब ब्लड वेसल्स को दबा देगा, ऑक्सीजनेशन खराब हो जाएगी,
बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। दूसरा, ये डिस्टेंड होने की वजह से मीडियस्टेनल स्ट्रक्चर्स को जो है वो अदर अफेक्टेड साइड वाली मीडियस्टेनल स्ट्रक्चर्स की शिफ्ट करा सकता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पता ही है, हम इसमें एक्सरे करा लेंगे। तुम्हें ज़्यादा ही मतलब बेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर जाननी है, सीटी करा लो, सीटी टेस्ट। ठीक है, सो डिस्टेंशन ऑफ लंग फील्ड्स और मीडियस्टेनल शिफ्ट। ट्रीटमेंट क्या है? अब जो लोग खराब हो रखा है एम्फाइसीमेटस, एम्फाइसीमा तो परमानेंट डैमेज है ना, तो जो लोग खराब हो रखा है उसकी लोबेक्टमी कर दो। ठीक है, नेक्स्ट इज कंजेनिटल पल्मोनरी एडिनोमेटॉइड मालफॉर्मेशन, सी पैम। कंजेनिटल पल्मोनरी एडिनोमेटॉइड मालफॉर्मेशन, ये इसमें भी दे रखा है सी पैम ना, बीटीआर में लास्ट में। इसमें क्या होता है कि मल्टीसिस्टिक, ये एक मल्टीसिस्टिक मालफॉर्मेशन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें एक्सरे पे डायफ्रेगमेटिक हर्निया की तरह दिखता है, मतलब जैसे डायफ्रेगमेटिक हर्निया लेफ्ट साइड पे होता है ना, ये राइट साइड में हमें दिखता है सी पैम। ठीक है, इससे इसमें क्या होता है, हमाटोमेटस या डिस्प्लास्टिक लंग टिश्यू जो है उसकी वजह से मल्टीपल सिस्ट्स बन जाते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिस्टिक लंग डिजीज इन न्यूबॉर्न दैट इज सी पैम। प्रेजेंटेशन क्या है, सिस्ट होंगे जो कि फंक्शनल नहीं होते, वहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं होगी, बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा और ऊपर से वो इन्फेक्शन का चांस बढ़ाएंगे, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो जाएंगी। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या है भाई, चेस्ट एक्सरे करा लो, सीटी करा लो, इन्वेस्टिगेशन चॉइस। और इसकी वजह से क्योंकि भी लंग ट्यूमर्स का रिस्क भी बढ़ता है, तो हम बस इसको इसको भी रिसेक्ट कर देंगे, सिस निकालो इसको, सर्जिकल रिसेक्शन विद इन 1 ईयर ऑफ एज, नहीं तो फिर सारकोमा, कार्सिनोमा, इन सब का रिस्क रहता है, तो 1 ईयर तक अपना इसे निकलवा लो। देन नेक्स्ट इज पल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि सेग्रीगेशन और आइसोलेशन ऑफ नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द लंग। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब जो ये भी इसमें दिया हुआ है कंजेनिटल पल्मोनरी मालफॉर्मेशन में, कि अलग ही हो गया मतलब एक चीज़ ना, वो वाला पार्ट। सेग्रीगेशन और आइसोलेशन ऑफ नॉन फंक्शनल पार्ट ऑफ द लंग, दैट इज उसको उसकी ब्रोंकस के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, और इसकी ब्लड सप्लाई भी सिस्टेमिक होती है। ठीक है, पल्मोनरी वाली ब्लड सप्लाई नहीं होती, मतलब या तो लोअर थोरैसिक अयोटा या एब्डोमिनल अयोटा से इसकी डायरेक्ट ब्लड सप्लाई आ रही होती है। इसकी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं, और ये लोअर लोब ऑफ लंग फील्ड्स में ज़्यादातर होती है। ठीक है, ये 2 तरह की हो सकती है, इंट्रा पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ये मतलब यू कैन से एक्स्ट्रा लोबार या इंट्रा लोबार जो भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी एक्स्ट्रा लोबार क्या होता है कि इसकी प्लूरल कवरिंग भी अलग ही होती है। ठीक है, और इंट्रा पल्मोनरी या फिर इंट्रा लोबार मतलब कि इसकी प्लूरल कवरिंग जो है वो कॉमन होगी। ठीक है, सो विसरल प्लूरा जो है वो दोनों में फ़र्क हो जाएगा। देन वीनस ड्रेनेज देख लो भाई, एक्स्ट्रा लोबार है तो उसकी सिस्टेमिक होगी, इंट्रा लोबार है तो उसकी पल्मोनरी होगी। और बस प्रेजेंट कैसे होगा, जो इंट्रा लोबार है ना वो बाद में एडोलसेंट में जाकर प्रेजेंट होगा, एक्स्ट्रा लोबार पहले ही अलग है तो वो बच्चे में पेरीनेटल इन्फेंट में प्रेजेंट हो जाता है। एक्स्ट्रा लोबार जो अपनी ही अलग से है उसकी फोरगट की कम्युनिकेशन हो सकती है, CDH हो सकता है, और इंट्रा लोबार में इसको एसोसिएटेड नॉर्मली रेयर ही है। ठीक है, सिक्वेस्टेड पार्ट अलग दिखता है। इसका भी ट्रीटमेंट क्या है भाई, इसको रिसेक्ट कर दो और चेस्ट वही कराओगे, चेस्ट एक्सरे कराओगे, CT स्कैन कराओगे इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी, अगर एयरवे में है तो ये एक पीडियाट्रिक इमरजेंसी है। यूजुअली 3 साल से कम का ही बच्चा होता है, कभी कुछ ना कुछ फॉरेन बॉडी में मतलब जाता है उसमें। और लोकेशन मोस्ट कॉमन क्या है इसकी, लोअर एयरवे इज़ मोर कॉमन। ऐसे नहीं सोचना फॉरेन बॉडी गई तो अपर में जल्दी जाएगी, नहीं, मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉरेन बॉडी की क्या है, लोअर एयरवे दैट्स कम्पेयर टू अपर। और राइट साइड में ज़्यादा जाता है क्योंकि राइट वाला जो होता है वो ज़्यादा वर्टिकल होता है, उसमें फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो राइट साइड के ब्रोंकस में इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन। कॉमन फॉरेन बॉडीज़ क्या बच्चे यूज़ कर सकते हैं, नट्स, स्मॉल राउंडेड कोई प्लास्टिक का टॉय है, कॉइन है। प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, वो इमीडिएटली ऐसे चोकिंग इफेक्ट के साथ आएंगे। अगर तो वो बच्चा है तो बार बार खांसी करेगा, ठीक है, एक्यूट रिकरेंट कफिंग एपिसोड्स होंगे। बड़ा है तो चोकिंग साइन दैट इज क्लचिंग ऑफ नेक ऐसे करेगा बड़ा बच्चा। ठीक है, तो गैग रिस्पॉन्स मतलब गैग जैसे रिएक्ट करेगा, उसको लगेगा अंदर कुछ फंसा हुआ है तो निकालना है।
ठीक है। या फिर कोई बंदे ने अगर देखा है कि हाँ इसके साथ खेल रहा था, केयर गिवर कोई हिस्ट्री दे सकता है। देन डिलेड प्रेजेंटेशन में भी आ सकते हैं अगर रिटेन्ड हो जाए, ठीक है। रिटेन फॉरेन बॉडी है, पता ही नहीं लगा, तो वो रिकरेंट अनएक्सप्लेन्ड वीज या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, मतलब हमें लगेगा अस्थमा है, बट नहीं, तुम्हें एक बार अगर बच्चा है हमेशा फॉरेन बॉडी को एक्सक्लूड करना है। और सपोर्टिव कॉम्प्लिकेशन क्या, मतलब सॉरी सुपरेटिव कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है कि रिकरेंट अमोनिया हो गया उसी साइड पे, बार बार एक ही साइड पे, तो फिर ब्रोंकेक्टेसिस हो सकता है, लंग में एब्सेस बन सकती है, ठीक है। तो मतलब अगर पता नहीं लगा तो आगे कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही सकती है। कॉन्सिक्वेंसेस लोअर एयरवे में क्या हो सकता है, या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे कोलैप्स और एटिलेक्टेसिस हो जाएगा। अगर पार्शियल होगी तो बॉल वैल्व इफेक्ट की वजह से फिर से हाइपर इन्फ्लेशन, एयर ट्रैपिंग होगी। इन्वेस्टिगेशन चेस्ट एक्सरे मतलब करा सक पहले तो वैसे चेस्ट एक्सरे कराते हैं, बट वो अनरिलायबल है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो रेडियो ओपेक होती हैं, हमें नहीं दिखेंगी एक्सरे में, तो दैट इज़ द थिंग। बट हाँ एक्सरे होता है यूजुअली। मैनेजमेंट देखो, पहले देखो हिस्ट्री लो, ठीक है, क्या है, कोई अब नॉर्मल लंग फाइंडिंग है, अब नॉर्मल एक्सरे है, ठीक है। अगर लग रहा है कि हाँ कोई ना कोई या तो फाइंडिंग गलत एबनॉर्मल है, एक्सरे एबनॉर्मल है या हिस्ट्री एबनॉर्मल है, सस्पिशियस है मतलब, तो तुम अटेम्प्ट करो कि हाँ हम निकालते हैं, देखते हैं कुछ। अगर लोअर एयरवे की फॉरेन बॉडी है ब्रोंकस में तो हम रिजिड ब्रोंकोस्कोपिक रिमूवल करते हैं, ब्रोंकोस्कोप गाइडेड रिमूवल अंडर जनरल एनेस्थीसिया। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोप नहीं यूज़ करना, रिजिड ब्रोंकोस्कोप इज यूज्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। अपर एयरवे की कोई फॉरेन बॉडी है तो अगर तो मतलब बड़ा 1 ईयर से बड़ा है बच्चा, तो हम हेमलिच मैन्यूवर करते हैं। हम पता है कैसे करते हैं कि भाई पीछे खड़े होना है ऐसे पेशेंट के और एकदम से थ्रस्ट देना है, एपिगैस्ट्रिक थ्रस्ट, बैक एंड अप, ठीक है। अगर 1 ईयर से कम है तो हम बच्चे को पहले मतलब प्रोन पोजीशन में रखेंगे, ठीक है, शोल्डर उसके अंदर शोल्डर ब्लेड में प्रोन पोजीशन में रख के उसको 5 बैक ब्लोज देंगे, ठीक है। और फिर उसको सीधा सुपाइन पोजीशन में रख के 2 फिंगर के साथ 5 चेस्ट कंप्रेशन देंगे, 5 पीछे से 5 आगे से, ऐसे कर करके फॉरेन बॉडी बाहर निकाल। नेक्स्ट बच्चे में क्या हो सकता है, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवेज टू द वेरियस स्टिमुलाई, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवेज बढ़ जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें हो क्या जाता है, ये रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी ड्यू टू हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द एयरवे, क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन। ये वेरिएबल इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिसोड्स होते हैं इसमें ओवर टाइम, ठीक है। मतलब हाँ कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, कभी कम हो सकती है। मैनेजमेंट इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है। क्लिनिकल फिनोटाइप्स क्या हैं इसके, ब्रोंकियल अस्थमा बट या तो एलर्जिक हो सकता है, ठीक है, जो या मतलब एलर्जिक या एटोपिक कह लो, ये बच्चों में मोस्ट कॉमन है। या फिर नॉन एलर्जिक हो सकता है, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो सकता है। जो नॉन एलर्जिक है वो एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, बच्चों में यूजुअली एलर्जिक या एटोपिक होता है, दैट इज़ IgE मीडिएटेड वाला। इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री एसोसिएटेड कभी ना, मतलब मोस्टली इट इज़ एसोसिएटेड विद फैमिली हिस्ट्री, कोई पर्सनल हिस्ट्री, कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, एटोपिक डर्मेटाइटिस है, कुछ है, और इसका ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी गुड है बच्चों में। एडल्ट्स में नॉन एलर्जिक होता है, इसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होती, इट इज़ डिफिकल्ट टू ट्रीट, और ये नॉन मीडिएटेड होता है, ठीक है। एलर्जी का इस्तेमाल की फेजेस देखो, एक अर्ली फेज होता है, लेट फेज होता है। बेसिकली पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि एलर्जिक बात कर रहे हैं हम, तो एलर्जन आया दैट इज़, ठीक है, तो एनवायरनमेंट ट्रिगर्स हैं, कोई एलर्जन एक्सपोजर है तो उससे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। TH2 लिम्फोसाइट्स जो हैं, तो उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन, साइटोकाइंस, और IgE प्रोडक्शन होती है बाय द बी सेल्स, और इससे क्या होता है फिर मास्ट सेल्स और इओसिनोफिल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। IgE जाके बाइंड करेगा मास्ट सेल से, और मास्ट सेल सेंसिटाइज हो जाएगा, मास्ट सेल ट्रिगर हो गया, अब उसकी डीग्रैनुलेशन हो जाएगी और मीडिएटर्स रिलीज हो जाएंगे। डीग्रैनुलेशन मतलब 10 मिनट के अंदर मीडिएटर्स रिलीज होने लग जाएंगे। क्या क्या मीडिएटर्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्रिन्स, ठीक है, CDE, ब्रैडिकाइनिन, ये सब रिलीज होते हैं, CDE, ल्यूकोट्रिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन्स, ब्रैडिकाइनिन। उसके बाद
एयरवे इन्फ्लेमेशन और हाइपर भी मीडिएटर्स क्या करेंगे, जाके इन्फ्लेमेशन और हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब म्यूकस की सिक्रीशन बढ़ाएंगे, वेजोडाइलेशन करेंगे, एयरवे का एडीमा कर देंगे, स्मूथ मसल का स्पाज्म कर देंगे, अस्थमा के सिम्टम आने लग जाएंगे बंदे को। ठीक है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये बार बार होता रहेगा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और अल्टीमेटली एयरवे रीमॉडलिंग हो जाएगी। ये लेट फेज होता है कि भाई बाद में क्रॉनिक हो गया। लेट फेज क्या होता है, 3-4 घंटे बाद आता है, 10-12 घंटे में पीक करता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिक्रूटमेंट हो गए, रिपीटेड एक्सपोजर से क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, अब हमें अगर इस पर ड्रग्स देखने हैं तो हमने जब वो रिलीज हुए थे मीडिएटर्स, ताकि वो जो है वो जाके वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन वगैरह ना कराएं, तो हम बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं, दैट इज ब्रोंको डायलेटर देते हैं। एक तो वहाँ पे बीटा 2 एगोनिस्ट को पता लग गया हमें काम, ठीक है, जो लाबा लूबा हम देते हैं। और दूसरा हम स्टेरॉइड्स को देते हैं क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा है और इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिक्रूट हो रहे हैं, दैट इज इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, तो तब स्टेरॉइड्स उन पे एक्ट करके उनको काम ना करने दें। ठीक है, तो ये तब एक्ट होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि रिकरेंट एपिसोड्स होंगे वीजिंग, कफ के, चेस्ट टाइटनेस के, और ये वेरिएबल होते हैं इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में। ज़्यादातर लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में दिक्कत ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी में। फास्ट ब्रीदिंग होगी। ट्रिगर्स क्या है, एक्यूट अस्थमा के, कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाती है अगर, RSV, राइनोवायरस, एक्सरसाइज बहुत कर ली, या सडन कोई वेदर चेंज हो गया, फूड एलर्जी है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो ये सब ट्रिगर्स हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वैसे पता ही है क्या क्या करते हैं, स्पायरोमेट्री करा लो, PFT वो सब चेक करा लो, वॉल्यूम्स जो मैंने बताई, एब्सोल्यूट यूजनोफिल काउंट करा लो, चेस्ट एक्सरे करा लो, एलर्जी टेस्ट करा लो, फैमिली हिस्ट्री पूछ लो, IG, ये सब बकवास, मतलब बेसिकली बेसिक है। और इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या हो सकता है बच्चे में, हमें पता है, हम कंजेनिटल मालफॉर्मेशन रूल आउट करेंगे, कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं है, रूल आउट करेंगे, कोई हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है तो नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है बच्चे में, ब्रोंकोलाइटिस तो नहीं, सब देखेंगे। ठीक है, अब मेन चीज़ जो हमें नंबर्स याद रखने हैं कि इसमें एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाती है, तो क्या लंग फंक्शन एबनॉर्मेलिटीज हमें दिखेंगी कि FY जो हमने पढ़ा, FEV1 और FVC का रेशियो, FEV1 कम हो जाता है। ठीक है, FEV1 FVC का रेशियो भी कम हो जाता है, दैट इज 0.8 से कम हो जाएगा। अगर हम ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो ब्रोंकोडायलेटर रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि रिवर्सेबल होता है, तो 12% से FEV1 बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज चैलेंज अगर कराएंगे कि भाई एक्सरसाइज करके देखो, तो एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन और वर्सन हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 15%। और अगर डायरनल वेरिएशन देखें AM to PM, तो FEV1 और PEF मतलब PEF दैट इज पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट में डायरनल वेरिएशन होता है मोर देन 20% का। ठीक है, तो नंबर ऐसे हो गए, फिर 12, 15, 20। 12 है अपना ब्रोंकोडायलेटर, 15 है एक्सरसाइज, 20 है डायरनल वेरिएशन। डायरनल वेरिएशन में PEFR भी आता है। अब मैनेज कैसे करेंगे अस्थमा को, बेस्ड ऑन जीना गाइडलाइंस। जीना पता है हमें क्या होता है, ग्लोबल इनिशिएटिव नेटवर्क फॉर अस्थमा। ठीक है, इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, सबसे पहले तो पहले ही दवाइयाँ नहीं देनी शुरू कर देनी, पहले तुम उसको एलर्जी को हटाओ, एलर्जन हटाओ। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सैजरबेटिंग फैक्टर्स, क्लीन राउंड्स, अवॉइड डस्ट, क्लीन रूम, सॉरी रूम को क्लीन करो, डस्ट अवॉइड करो। ठीक है, ओडर एनिमल जो भी जिस चीज़ से भी हो रहा है साइड करो। देन फार्माकोथेरेपी, इसमें क्या करते हैं हम, दो तरह के, एक तो एकदम से कुछ अटैक आया उसको हम एक तो हमारे पास शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट होगी, एक होगी लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मतलब कि एक्यूट एक्सैजरबेशन की मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलीवर होता है, एक कंट्रोलर होता है। लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में अगर तो 12 ईयर से बड़ा बच्चा है तो हम उसको अडल्ट की जीना गाइडलाइंस की तरह ही ट्रीट करेंगे। अगर 6 to 11 ईयर्स है तो हम ये वाली करेंगे जो पीड्स में हम पढ़ रहे हैं। 6 to 11 ईयर्स में स्टेप वाइज मैनेजमेंट होती है। सबसे पहले जब बच्चा प्रेजेंट करता है, हमने देखा होगा कि भाई CHC वगैरह में हमने देखा है कि वो कोई जीना जूना गाइडलाइंस ऐसे तो नहीं बैठते कि हाँ जी कितने सिम्टम्स हैं क्या है, ये सब होता है बाद के लिए, कंट्रोलर थेरेपी के लिए। रिलीवर तो सीधी बात है कि हमने साबा देना है। ठीक है, मतलब कि सडन एक्सैजरबेशन ऑफ सिम्टम्स के लिए हम साबा दे रहे हैं, दैट इज शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जो कि कौन सा होता है, सैल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, ये सब। ठीक है, ये देते हैं। अब अगर हमने वैसे इसके साथ जीना गाइडलाइंस जो है वो कहती है भाई इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी तुम दे सकते हो। बच्चों में हम क्या यूज़ करते हैं, ब्यूडिसोनाइड। ठीक है, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड पर ये सब कंट्रोलर में आएगा। ये 3 तरह होता है, लो डोज, हाई डोज, और नहीं, लो डोज, मीडियम डोज, हाई डोज। लो डोज होता है आई थिंक 200, हाँ 200 to 400 माइक्रोग्राम,
देन 400 to 800 माइक्रोग्राम, और 800 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हाई डोज। ये होता है ब्यूडेसिनाइड इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और लाबा क्या होता है? लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इसमें क्या दो चीज़ होती हैं, फॉर्मेट्रॉल, ये साबा तो हमने एकदम से रिलीवर में दे दिया। कंट्रोलर में लाबा और आईसीएस काम आता है। लाबा में क्या होता है? फॉर्मेट्रॉल, ये स्टेरॉयड इसके साथ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट करता है, स्टेरॉयड स्पेयरिंग इफेक्ट है लॉन्ग टर्म। अगर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो हम बायोलॉजिकल एजेंट्स जो देते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जैसे कि आईजीई के अगेंस्ट ओमेलिजुमैब, इंटरल्यूकिन 5 के अगेंस्ट मेपोलिजुमैब, इंटरल्यूकिन 4 के अगेंस्ट ड्यूपिलिजुमैब, और एक रेनवा रोनवा करके भी था, वो इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर के अगेंस्ट, नहीं रेनवा था, बेनरा था, कुछ ऐसा था, मैं देख के बताती हूँ। बेनरालिजुमैब, हाँ, इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। 13 के अगेंस्ट है ट्रालो कीनूमैब, लेब्रिकीजुमैब, चलो जो भी है, मेन तो तुम्हें ये कोई याद ही हो गए कि भी 5 के अगेंस्ट है मेपोली, 4 के अगेंस्ट है एंटी, मतलब 4 के रिसेप्टर के अगेंस्ट है ड्यूपिलू, और एक होता है एंटी टीएसएलपी थाइमिक स्ट्रोमल लाइपोपोएटिन, ये न्यू ड्रग है टीएसएलपी। अब इसके स्टेप्स देखो, 5 स्टेप्स होते हैं कंट्रोलर थेरेपी के जीना के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर तो पूरे महीने में 2 से कम एपिसोड है, ठीक है, तो फिर हम क्या देंगे? नॉर्मल साबा, जब भी साबा दे रहे हो साथ में आईसीएस दे दो, ठीक है। और अब अगर तो 2 से ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन डेली नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे कि चलो साबा तो अब क्या ही दें, अब क्योंकि 2 से ज़्यादा बार हो रहे हैं, तुम बस लो डोज आईसीएस को रोज़ ले लो, ठीक है, रोज़ लो डोज आईसीएस ले लो। उसके बाद अब अगर डेली सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है, और हफ्ते में एक बार नाइट सिम्टम्स भी आ रहे हैं, ये हो गया स्टेप 3। इसमें क्या होता है? डेली लो डोज आईसीएस प्लस लाबा जो हम लेते हैं, ये 3rd वाले स्टेप पे आ गया, ठीक है। नाइट सिम्टम्स, बिकॉज मुझे नाइट सिम्टम्स आते थे,